हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको जो है यहाँ पे एनसीईआरटी की फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है आपकी कंप्लीट करा ली है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको कोई भी डाउट यहाँ से बचना नहीं चाहिए, जो कि आपकी क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी थी। ठीक है, साइंस की एनसीईआरटी थी। तो यहाँ से जो है आपके वन दरोगा से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ से आपके मोस्टली जो है 80% क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो मैंने आपको सभी जो है आपको यहाँ पे टॉपिक करा दिए हैं। ठीक है, तो 9th की जो एनवायरनमेंट होता है वो भी मैंने आपको करा दिया है। अब 10th का एनवायरनमेंट बचा है आपका, तो ये भी मैं जो है आपको करा दूंगा। और आपकी जो है 9th-10th की बायो है वो भी मैं आपको जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों, इसी में चलते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, यानी आज का जो चैप्टर होगा वो होगा ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो एनर्जी के बेसिकली क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, तो उसको हम जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, साइंस के यहाँ पे जो है बेसिकली जो आपकी 9th और 10th की साइंस है, ये आपकी जो है 4 भागों में यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, पहला आपका जो है यहाँ पे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तीसरा बायो का है, और चौथा आपका जो है इसमें एनवायरनमेंट आता है। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे पार्ट डिवाइड है। इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया हमारा। ठीक है, एनवायरनमेंट भी आधा हो गया, आधा 2-3 चैप्टर ये 10th के ही बचे हैं, तो ये भी आपका जो है यहाँ से आसानी से कवर हो जाएगा। और कल से जो है आपकी यहाँ पे बायो की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों, आपने जो है सभी वीडियोस देख ली होंगी, पुरानी वीडियोस और नई वीडियोस भी आप जो है यहाँ पे देखते रहेंगे। अगर आप जो है इन सभी वीडियोस को देख लेते हो तो इसके बाद जो है आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में नहीं फंसेगा। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन जो है आपका ऐसा नहीं होगा कि आप जो है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको मैं जो है यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो आप जो है उस क्वेश्चन सीरीज को भी जरूर देखिए, वहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, पहले आते हैं हम ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं यहाँ पे। तो ऊर्जा के स्रोत बेसिकली अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो है विभिन्न रूप में होती है। ठीक है, जो ऊर्जा का एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसी को बेसिकली हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, जैसा कि हमने जो है पिछले चैप्टरों में पढ़ा है। ठीक है, तो ऊर्जा के जो है विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं। ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन इसको जो है यहाँ पे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है ऊर्जा को डिफाइन कर सकते हैं। ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। ठीक है, तो ऊर्जा का स्रोत की बात करें तो ऊर्जा का स्रोत बेसिकली वो होता है जो लंबी अवधि तक आपको जो है सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे आता है ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता, जैसे अगर हम सामान्य बात करें, जो आपके मनुष्य होते हैं, तो मनुष्यों को ऊर्जा की आवश्यकता खाना बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप खाना बना रहे हैं तो कोई क्या करते हैं, तो आप कोई भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो कार्य करते हैं उसके लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, अगर प्रकाश आप जैसे आपके घरों में बिजली लाइट वगैरह आ रही है, तो वो किससे हो रही है, वो आपकी एनर्जी के रूप में आ रही है। ठीक है, करंट के रूप में आ रहा है, तो वो क्या है, एक प्रकार की आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, यातायात के लिए जो गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ियों में कौन सी ऊर्जा रहती है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, यहाँ पे जो है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। मशीनों को चलाने के लिए, ठीक है, मशीनें बेसिकली जो आपकी बिजली वगैरह से चलती हैं। अगले आगे आता है आपका उद्योगों एवं कृषि के लिए। तो जो भी जितने भी प्रकार के आप ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के आप कार्य करते हैं या जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, उनमें बेसिकली आपकी जो है यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता आपको जो है चाहिए होती है। ठीक है, तो ऊर्जा की बेसिकली ये आवश्यकता होती है। आगे आते हैं, आगे आता है आपका ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण। ठीक है, तो जो आपके ऊर्जा के उत्तम स्रोत होते हैं उनके लक्षण यहाँ पे क्या क्या होते हैं। पहला आता है प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है, तो प्रति एकांक द्रव्यमान यानी कोई भी, अब अगर जैसे ही बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, ये आपका इतना बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ पे प्रति एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान उसको कहते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर एक आपका टुकड़ा। ठीक है, तो एक इस द्रव्यमान की बेसिकली आप जो है यह अधिक से अधिक आपका कार्य करे। ठीक है, इसमें जो है उच्च कैलोरी माप जो है आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो उच्च कैलोरी होनी चाहिए। दूसरा आता है सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो, तो यह जो है आपका सस्ता होना चाहिए, सरलता से आपको जो है उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा आता है भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। ठीक है, तो इसका जो है भंडारण भी, यानी जिसको हम गोडाउन में वो करते हैं ना, भंडारण करते हैं यानी संग्रहण करते हैं, तो यह आपका जो है आसान होना चाहिए। और परिवहन में जो है आपका आसान होना चाहिए, जैसे परिवहन के लिए गाड़ी वगैरह में ले जाने के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो है आसान होना चाहिए। अगला आता है प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो। ठीक है, तो प्रयोग करने में आसान होना चाहिए और आपका जो है सुरक्षित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको जो है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है पर्यावरण को प्रदूषित न करे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पर्यावरण को बेसिकली ये प्रदूषित न करे, तो ये भी आपको जो है याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका
ईंधन, ठीक है। तो ईंधन की बात करते हैं तो ईंधन जो है वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है, ईंधन कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। ऊष्मा की, ईंधन की डेफिनेशन आप इसको मान सकते हैं। तो ईंधन बेसिकली वह पदार्थ होता है जो जलने पर जो है आपका यहाँ पे ऊष्मा, सॉरी, जो जलने पर ऊष्मा और आपका प्रकाश देता है, तो यह आपका जो है ईंधन कहलाता है। अच्छे ईंधन यानी जो आपका अच्छा ईंधन होता है, इसके क्या क्या गुण होने चाहिए, इसकी जो है उच्च कैलोरीफिक माप होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो है कैलोरी आपकी उच्च होनी चाहिए, अधिक अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न न करे, ठीक है। तो जो है अच्छे ईंधन का गुण यह होना चाहिए कि आपका जो है यहाँ पे अधिक धुआं या आपकी जो हानिकारक गैसें होती हैं वो आपकी जो है उत्पन्न ना करे। तीसरा आता है मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, ठीक है। तो जो ज्वलन ताप होना चाहिए इसका जो है मध्यम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आपका बहुत ज़्यादा जल रहा है या आपका बिल्कुल जल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका जो ज्वलन ताप होना चाहिए वो आपका जो है मध्यम होना चाहिए। तो ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। आगे आता है आपका यह आपका जो है जो आपका अच्छा ईंधन होता है वो आपका सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से जले, ठीक है, भंडारण हो, परिवहन में आसान हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो है आपका अच्छा ईंधन होना चाहिए। अगला आता है नेक्स्ट ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। तो ऊर्जा के स्रोत बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें तो ऊर्जा के स्रोत आपके जो है दो स्रोत यहाँ पे देखते हैं हम। पहला आता है आपका पारंपरिक स्रोत, दूसरा आता है वैकल्पिक यानी जो आपका गैर पारंपरिक स्रोत होता है, ठीक है। तो पारंपरिक स्रोत में बेसिकली आपके जो है जीवाश्म ईंधन आते हैं, जैसा आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कोयला जो है किस प्रकार का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका ऑप्शन में पारंपरिक आएगा, गैर पारंपरिक आएगा, तो आपको जो है पारंपरिक पे टिक करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से आपके जो है तैयार हो गए। कोयला और पेट्रोलियम आपके जो है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यानी पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका तापीय विद्युत संयंत्र। तो जो आपका तापीय विद्युत संयंत्र होता है यह भी आपका जो है पारंपरिक स्रोत होता है। जल विद्युत संयंत्र होता है आपकी, ठीक है, जो कि बेसिकली जल विद्युत संयंत्र होते हैं, तो वो भी आपका जो है पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। जो आपकी बायोगैस होती है, ठीक है, जैव मात्रा होती है, तो यह भी आपका जो है यहाँ पे पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। और पवन ऊर्जा, तो ये बेसिकली आपके जो है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, तो ये आपको देखने हैं। नेक्स्ट आता है गैर पारंपरिक स्रोत। तो इसमें आता है पहला आपका सौर ऊर्जा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा की बात करें तो जैसा सौर कुकर हो गया, सौर पैनल हो गया, जैसे आपने देखा होगा कई घरों की छतों में जो है वहाँ पे सौर प्लेटें लगाई जाती है। तो वो बेसिकली क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है उसको संग्रहित करती है और फिर जो है उसको जो है फिर ऊर्जा के रूप में हमें जो है घरों में प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है समुद्र से ऊर्जा। तो समुद्र से जैसा कि ज्वार भाटा के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तरंगों के रूप में यहाँ पे महासागरीय ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त होती है। नेक्स्ट आ जाता है भूतापीय ऊर्जा, यानी जो आपकी ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन पे जो आपकी गर्मी रहती है उस तापन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, तो ये बेसिकली परमाणुओं से रिलेटेड होता है। जैसे आपने देखा होगा यूरेनियम का जो नाभिक होता है वो बेसिकली विभिन्न प्रकार की, जब उसका नाभिकीय विखंडन होता है तो वो जो है बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। तो पारंपरिक स्रोत की बात करें, ठीक है, तो यह आता है ऊर्जा के हुए स्रोत जो जनसाधारण द्वारा जो है वर्षों से प्रयोग किए जा रहे हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो पारंपरिक स्रोत होते हैं वो बेसिकली बहुत वर्षों द्वारा जो ये है वर्षों से प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा वर्षों से ये प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके उदाहरण जीवाश्म ईंधन या बायो मास हो गया, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं तो जीवाश्म ईंधन जो है आपका जीवाश्म से आपका जो है प्राप्त ईंधन होता है, उसको जो है जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो आपका जो है ज़मीन में दबा हुआ विभिन्न प्रकार की जो आपके यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टोर हुआ रहता है ये, ठीक है, ज़मीन के अंदर, भूगर्भ के अंदर, तो इसी को जो है आप जो है जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसके उदाहरण हो गया कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। तो कोयला हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, ये आपके जो है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण और नवीकरण स्रोत, ठीक है। तो जो आपका जीवाश्म ईंधन होता है ये लाखों वर्षों में उत्पादन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो है कोई भी अगर जीवाश्म पदार्थ है, ठीक है, तो वो आपका ज़मीन के अंदर आज आपका ज़मीन के अंदर चले गया तो वो आपका जो है उसका अपघटन कल ही हो जाएगा, कल ही वहाँ से जो है जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होता है। इस ईंधन को बनने में जो है आपके करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन इसी प्रकार का ईंधन होता है। नेक्स्ट आता है आपका सीमित भंडारण। तो इसका भंडारण जो होता है आपका संग्रहण जो आपका सीमित होता है और अनवीकरण स्रोत, ठीक है। तो इसको जो है अपन ऐसा नहीं कि आप इस स्रोत को आप जो है बढ़ाते रहेंगे, तो यह आपका जो है फिक्स स्रोत होता है। अगर ऐसा होगा जो आपका जीवाश्म ईंधन जमीन के अंदर होता है, अगर उसका स्रोत इतना है तो इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो आपका यहाँ से यहाँ आप चाहें तो उसको यहाँ फैला दें, यहाँ फैला दें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
नेक्स्ट आता है भारत वर्ष में लगभग 6% कोयला भंडार है, ठीक है। तो भारत की बात करें तो भारत में 6% कोयला के भंडार हैं, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर जो है 250 लाख वर्षों तक बने रहेंगे, ठीक है। तो जो आपके आगे 250 वर्ष होंगे जो है, तब तक जो है आपके कोयला के भंडार यहाँ पे बने रहेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट आता है आपका जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण या हानियाँ, ठीक है। तो जो आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं, इनको अगर जलाते हैं तो इनसे बेसिकली क्या क्या आपकी हानियाँ हो सकती है। तो इसमें आता है जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन होती है आपकी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो है वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होती है अम्लीय वर्षा। जैसा कि आपको मैंने टॉपिक में पिछले जो 9th का क्लास कराई थी मैंने वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था अम्लीय वर्षा यानी जो आपके एसिड रेन होती है, तो वहाँ पे जो है आपके नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं बेसिकली। तो ये जो अम्लीय वर्षा में मुख्य कारक यही होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है ऑक्साइड बनाते हैं और ये अम्लीय वर्षा के बेसिकली मुख्य कारण यहाँ पे होते हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद अगला आता है, ठीक है, तो जो कि जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। तो बेसिकली जो आपके जल होते हैं यानी आपकी जो पानी वगैरह होता है, नदियों में हो गया पानी वगैरह, ठीक है, जो आपकी मृदा वगैरह होगी, ठीक है, मिट्टी वगैरह होती है, तो इनको ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो जो इसमें आपकी उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है CO2, जो बेसिकली अगर जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो यहाँ पे जो है CO2 उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है आपका बढ़ता है, जिससे कि धरती पर जो है अत्यधिक गर्मी हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला आता है जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय। तो इनको अगर कम करना है तो इसके भी कुछ उपाय हैं, ठीक है। तो इसको उपाय जो है आपकी दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि कर, ठीक है। तो जो आपकी दहन प्रक्रिया होता है इसकी दक्षता में आपकी जो है वृद्धि दर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है विविध तकनीकों का प्रयोग कर जो है दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों को वातावरण में पलायन को कम करना। तो जो बेसिकली जो आपकी विविध तकनीकी होती हैं उनका प्रयोग करके जो है हम यहाँ पे जो आपकी जीवाश्म ईंधन होते हैं अगर इनका दहन करते हैं, हम अगर इनका यूज करते हैं तो इनके यूज से बेसिकली जो आपकी प्रकृति में गैसें आती हैं तो उनका जो है गैसों को जो है प्रकृति में जाने को हम जो है कम से कम प्रकृति में गैस यहाँ पे छोड़ें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है तापीय विद्युत संयंत्र। तो तापीय विद्युत संयंत्र की बात करें तो जीवाश्म ईंधन को जलाकर जो है तापीय ऊर्जा घरों में जो है विद्युत उत्पन्न की जाती है, जैसा कि इसमें आपको पता है, ठीक है। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। नेक्स्ट आता है तापीय विद्युत संयंत्र जो है आपके तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं इसमें कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवहन पर होने वाले व्यय को कम कर सकें, ठीक है। तो जो आपके तापीय संयंत्र होते हैं उनको जो है कोयले के जो और तेल के जो क्षेत्र होते हैं इनके निकट आपको जो है ये स्थापित करने चाहिए, जिससे क्या होता है आपके परिवहन पे जो है व्यय आपका जो है कम से कम हो सकेगा। नेक्स्ट आता है कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा जो है विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। तो जो आपकी अगर बात करें जो आपका कोयला था और जो आपका पेट्रोलियम था, ये आपका जो जीवाश्म ईंधन था, इसकी अपेक्षा आपकी जो है ये विद्युत संचरण इसमें जो है आपको अधिक मात्रा में मिलती है, ठीक है, जो आपके तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, आगे आता है आपका जल विद्युत संयंत्र। तो जल विद्युत संयंत्र की बात करें तो जल विद्युत संयंत्र जो है गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, सिंपल सा है। यहाँ पे जो है आपके डैम वगैरह देखे होंगे आपने, तो डैम में जो पानी इकट्ठा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है तो इसका जो पानी इकट्ठा होता है बेसिकली इसमें क्या होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन जब ये पानी गिरता है तो स्थितिज ऊर्जा इसमें इतनी ज़्यादा होती है कि ये टरबाइन को यहाँ से घुमा देता है, ठीक है। तो यहाँ से जब पानी रिलीज करते हैं तो ये टरबाइन को यहाँ पे घुमा देता है, तो इसकी स्थिति के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है और इसी कारण जो है आपकी टरबाइन यहाँ पे घूमती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जल विद्युत संयंत्र बांधों में समृद्ध है क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है जो जल विद्युत संयंत्र होते हैं ये बांधों से बेसिकली अधिक होती है और जो आपके जल प्रपात होते हैं इनकी संख्या तो बहुत कम होती है और इनकी जो है उतनी ज़्यादा इनमें एनर्जी भी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से जो है जल विद्युत संयंत्र बांधों से यहाँ पे चलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है भारत में ऊर्जा की मांग जो है 25% की पूर्ति जो है जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी भारत में जो ऊर्जा की मांग है वो जो है कितनी % जो है विद्युत संयंत्रों से प्राप्त की जाती है, जो कि जल विद्युत संयंत्रों से। तो 25% अकेली जो है जल विद्युत संयंत्र यानी आपके जो डैम डूम होते हैं इनसे बेसिकली यहाँ पे ऊर्जा जो है प्राप्त की जाती है।
नेक्स्ट आ जाता है इसके लाभ। तो इसके लाभ जो है पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। इसका तो पहला लाभ ये होता है क्योंकि इससे प्रदूषण वगैरह नहीं होता, गैसें वगैरह नहीं बनती है। नेक्स्ट आता है जल विद्युत ऊर्जा एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। तो जो जल विद्युत ऊर्जा स्रोत है यह आपका जो है नवीनीकरण स्रोत है। यह इसलिए इसको जो है आप एक डैम बनाया आप जो है उससे ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, दूसरा डैम आप बना सकते हैं, ठीक है, तो उससे आपका ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसकी ऊर्जा में आप जो है नवीनीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ, ठीक है। तो जो आपके बांध होते हैं इनसे बेसिकली जो बाढ़ होती है, अगर कभी बाढ़ आ जाती है तो अगर आपके क्षेत्र में अगर डैम है तो डैम से अगर बाढ़ आएगी तो बाढ़ का पानी जो है यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है। तो रुक सकेगा तो इससे जो आपकी होने वाली हानि होगी ये आपकी कम हो सकती है, और जो इससे आपकी जो है सिंचाई की सुविधा आपको जो है अधिक से अधिक मिल सकती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पानी स्टोर है डैम का पानी, तो यहाँ से जो है कई नहरें निकाल सकते हैं आप। तो नहर निकाल के यहाँ पे जो है आपकी जहाँ की आपकी जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है वहाँ पे जो है सिंचाई सुविधा यहाँ पे जो है प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी हानियाँ। तो इसकी हानियाँ जो होती है आपकी बांधों के निर्माण से जो है कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाती है। तो जैसा कि आपको पता है अगर जो बांध होते हैं उनके निर्माण से जो कृषि योग्य भूमि होती है वह तो नष्ट होती है, लेकिन जो आपके मानव के आवास होते हैं यानी घर वगैरह होते हैं तो उनसे भी वह भी आपके जो है डूब जाते हैं, ठीक है। जैसा आपने टिहरी बांध देखा होगा, तो टिहरी बांध जैसे बना है तो उससे उसमें क्या हो गया, जो आपका पुरानी टिहरी थे वो वहाँ पे डूब गया है, ठीक है। तो वो डूब गया है बेसिक इसीलिए डूबा है क्योंकि वहाँ पे जो है बांध का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगला आता है परिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। तो जो आपके परिस्थितिक तंत्र होते हैं वो बेसिकली आपके नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है पेड़ पौधों वनस्पति का जल में डूबने से जो है आवासीय परिस्थिति में सड़ने से मीथेन गैस का उत्पन्न होना जो कि ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो जो आपकी पेड़ पौधे होते हैं या वनस्पति होते हैं ये अगर जल में डूबते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये सड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सड़ जाते हैं, इससे क्या होती है आपकी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो मीथेन गैस क्या होती है आपकी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का जो है प्रमुख कारण होती है। नेक्स्ट आता है आपका विस्थापित लोगों को संतोषजनक पुनर्वास की समस्या, ठीक है। तो जो आपके विस्थापित लोग हैं यानी आपके जो डैम वगैरह के क्षेत्र में जो आपके अगर किसी का घर वगैरह डूब गया है तो उसको जो है उनको जो है अच्छी जगह उपलब्ध कराना, ठीक है, पुनर्वास के लिए, जहाँ पे वो जो है आसानी से अपना जो है जल जीवन यहाँ पे व्यतीत कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डैम का यहाँ पे जो है एक आपको छोटा सा यहाँ पे जो है नमूना पेश कराया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस प्रकार से ये यहाँ पे पावर लाइन है, ठीक है, ये आपका जनित्र है, ये आपका बांध हो गया, ठीक है। तो बांध का पानी बेसिकली इस प्रकार से आता है, तो ये आपकी टरबाइन यहाँ से घूमती है, उसके बाद यहाँ से फिर ये पानी रिलीज हो जाता है, ठीक है, नदी को। तो यहाँ पे जो है आपका ये पानी रुका हुआ पानी है, तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे रहती है। तो ये पानी जब यहाँ से आता है इसकी स्थितिज ऊर्जा इतनी रहती है कि ये जो आपकी टरबाइन यहाँ पे लगी है इसको घुमा देता है और इससे जो है आपकी यहाँ पे जनित्र चलने लगता है। तो ये जनित्र चलेगा तो विद्युत जनित्र चलेगा तो विद्युत आपकी उत्पन्न होगी, इससे जो है आपकी यहाँ पे यहाँ से जो है आपकी बिजली यहाँ से सप्लाई होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए जो है प्रौद्योगिकी में सुधार। तो जैसे आपकी ऊर्जा के जो आपके पारंपरिक स्रोत हैं इनके लिए जो है उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में बेसिकली आपका सुधार होना चाहिए। पहला आता है इसमें जैव मात्रा यानी आपकी जो बायोमास होती है। तो कृषि व जंतु अपशिष्ट होते हैं जिन्हें जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, सूखे तने हो गए, पत्ते इत्यादि। तो इनका जो है बेसिकली आप जो है जैव मात्रा यानी बायोमैस के ऊपर में यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कि बायोगैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो बायोगैस के रूप में यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लकड़ी। तो लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है जो लकड़ी होती है यह जैव मात्रा का एक प्रमुख रूप है, और ये लकड़ी जो है ईंधन के रूप में जो आपके पहाड़ वगैरह होते हैं, प्लेन्स में तो बेसिकली लोग करते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन जो पहाड़ वगैरह में होते हैं घर लोग जिनके, तो वहाँ पे क्या होता है जो लकड़ी होती है उसको ही बेसिकली ईंधन के रूप में वहाँ पे जो है प्रयोग करते हैं। जैसा आपका खाना वगैरह बनाना है तो वहाँ पे जो है लकड़ी को ही ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हानियाँ, ठीक है। तो जो आपकी जैव ईंधन होते हैं इनकी बेसिकली हानियाँ क्या क्या होती हैं। तो ये जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती है, ठीक है, पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा आ गया अधिक ऊष्मा का न देना। तो ये बेसिकली जब जलते हैं तो ये बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं, ठीक है, पहली हानि तो ये होगी। दूसरी हानि यहाँ पे आती है अधिक ऊष्मा यह देते नहीं है, ठीक है। तो जलते तो हैं लेकिन धुआं भी उतना ही आता है लेकिन ऊष्मा भी उतनी आती है, ठीक है। तो उतनी अधिक ऊष्मा यहाँ पे प्राप्त नहीं होती है। अगला आता है अतः उपकरणों को तकनीकी में सुधार करके जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। तो अगर लकड़ी से आप चारकोल वगैरह बना देते हो तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इससे जो है आपकी
वहाँ पे जो है इसकी जलने की जो क्षमता रहती है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है चारकोल। तो चारकोल को देखते हैं। तो लकड़ी को जो है वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से इसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा अवशेष के रूप में चारकोल बचता है। तो जो आपका चारकोल होता है वह आपका लकड़ी का, तो लकड़ी को जो है वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से, तो जो जैसे आपकी कोई लकड़ी है उसको जो है वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जो जल होते हैं और जो आपके वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो बेसिकली बाहर निकल जाते हैं और जो आपका अवशेष के रूप में प्राप्त होता है इसी को हम चारकोल कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लकड़ी है तो लकड़ी को जो है O2 की सीमित मात्रा, ठीक है, यानी आपके ऑक्सीजन की यहाँ पे जो है सीमित मात्रा में, यानी आपकी वायु की सीमित मात्रा में यहाँ पे जो है यहाँ पे जलाया जाता है और इससे जो है आपका यहाँ पे चारकोल प्राप्त होता है। तो चारकोल जो है लकड़ी से बेहतर ईंधन है। ठीक है, तो चारकोल जो है आपका लकड़ी से बेहतर ईंधन होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लकड़ी और चारकोल में से जो है बेहतर ईंधन कौन सा है, तो आपका आंसर आ जाएगा चारकोल जो है बेहतर ईंधन आपका होता है। तो बेहतर ईंधन इसलिए होता है यह जो है बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, तो जो आपका चारकोल होता है यह आपका बिना ज्वाला के जलता है। दूसरा है अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे कम धुआं निकलता है। तीसरा आता है आपका ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो जो चारकोल होता है इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता आपकी अधिक होती है। नेक्स्ट आता है आपका गोबर के उपले। ठीक है, तो जो आपके गोबर के उपले होते हैं जैव मात्रा का जो है एक रूप परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियाँ यह होती है। ठीक है, तो जो आपके गोबर के उपले होते हैं इनको बेसिकली जैव मात्रा के रूप में अगर आप प्रयोग करते हो तो ईंधन का जो है अच्छा स्रोत होता है, लेकिन अगर इसको आप ईंधन के रूप में अगर आप प्रयोग करने में बेसिकली कई हानियाँ भी होती हैं। तो इसमें होता है बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है। तो जो आपके गोबर के उपले होते हैं बेसिकली ये बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं, पूरी तरह दहन न होने के कारण जो है राख का बनना। ठीक है, तो अगर ये पूरी तरह से दहन नहीं होते हैं और इनका जो है राख यहाँ पे बन जाती है। नेक्स्ट आता है परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग जो है गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह एक सस्ता तथा उत्तम ईंधन बन जाता है। ठीक है, तो जो आपका गोबर गैस संयंत्र होता है इसमें अगर आप गोबर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे जो है यह एक सस्ता और उत्तम ईंधन आपका जो है यहाँ पे बन जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है बायोगैस। तो बायोगैस में बेसिकली जो गोबर होते हैं फसलों के कटने के पश्चात जो आपके बचे अवशिष्ट होते हैं, सब्जियों के अवशिष्ट तथा आपके वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो जो है बायोगैस का निर्माण होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। तो बायोगैस जो है फसलों के काटने के पश्चात आपके जो है अपशिष्ट होते हैं, सब्जियों के अपशिष्ट वगैरह हो गए या वाहित मल जो आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है अपघटित होते हैं, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका ये अपघटित होते हैं, तो यह जो है बायोगैस का निर्माण करते हैं। अपघटन के फलस्वरूप जो है आपका मेथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है जब गैस को जो है संपाचित्र के ऊपर टंकी में संचित किया जाता है जिसे पाइपों द्वारा जो है निकाला जाता है। ठीक है, तो उपयोग के द्वारा बेसिकली इस प्रकार से यहाँ पे निकाला जाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये आपका जो है बायोगैस का यहाँ पे जो है चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है बायोगैस के लाभ। तो जो बायोगैस होते हैं इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें जो है 75% तक जो है मीथेन गैस होती है। ठीक है, तो जो आपका मीथेन गैस होती है यही आपका जो है ईंधन के रूप में बहुत अच्छा कार्य करती है, तो यह आपको याद रखना है। तो जैव गैस जो है उत्तम ईंधन होता है। दूसरा आता है धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपकी धुआं उत्पन्न नहीं होता है, यह धुआं उत्पन्न किए बिना ही जलती है। नेक्स्ट आता है जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट शेष नहीं बचता है। तो ये बेसिकली आपकी गैस है, तो गैस अगर जलेगी तो बेसिकली आपका जो है धुआं भी यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा और आपकी जो है राख है वो भी उत्पन्न नहीं होगी। तापन क्षमता का उच्च होना, तो इसकी जो है तापन क्षमता उच्च होती है। नेक्स्ट आता है बायोगैस का प्रयोग जो है प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार बन जाता है क्वेश्चन जो कि बायोगैस का जो है प्रयोग प्रकाश के रूप में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो आपका आंसर आ जाएगा किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाए संयंत्र में शेष बची स्लरी में जो है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं जो कि उत्तम खाद के रूप में यहाँ पे काम आती है। ठीक है, तो जो आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं ये बेसिकली आपके जो है खाद के रूप में भी यहाँ पे उपयोग में आते हैं। नेक्स्ट आता है अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय। तो जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो आपके वेस्ट जैसा आपका कूड़ा कचरा हो गया, तो बेसिकली आपके जैविक पदार्थ नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो आपके जैविक पदार्थ होते हैं तो इनको ही बेसिकली यह यहाँ पे अपघटित किया जा सकता है, तो इससे जो है आपका बायोगैस का निर्माण किया जा सकता है।
अगला आता है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो इसमें जो है सूर्य विकिरणों द्वारा जो है भूखंडों तथा जलाशयों के आसमान गर्म होने के कारण जो है वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों में जो है प्रवाह होता है। तो ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो जो आपकी सूर्य विकिरणें होती है उनके द्वारा भूखंड और जलाशयों में जो है असमान गर्म, ठीक है, तो गर्मी बेसिकली बढ़ जाती है जिसके कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और यह आपका जो है इससे जो है आपकी पवनें होती हैं उनका जो है प्रवाह होता है। अगला आ जाता है पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पवन चक्कियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो जो आपकी पवनें होती है जो है गति करती है, ठीक है, तो ये गति करेगी तो इनसे बेसिकली आप जो है पवन चक्कियों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें जो है आ जाता है आपका जल को जो है कुओं से खींचने में। तो जो आपकी पवन चक्की होती है इसका बेसिकली जल होता है उसको कुओं से खींचने में प्रयोग किया जा सकता है। अनाज चक्कियों को चलाने के लिए किया जा सकता है और जो आपकी टरबाइन को घुमाने से जिससे आपकी जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके 3 यूजेज यहाँ पे पवन ऊर्जा के हो जाते हैं। यहाँ पे आ जाता है अगला, परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियाँ एक साथ स्थापित की जाती है और यह स्थान पर जो है पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। तो बेसिकली जो आपका जहाँ पे पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको जो है पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा आ जाता है कि जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो एकल पवन ऊर्जा होगी या आपकी जो है बहु पवन ऊर्जा होगी, ठीक है। तो इनमें से आपकी कौन सी जो है अधिक जो है आपकी जो है अधिक अच्छी होगी। तो आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा जो आपकी अधिक पवन चक्कियाँ होती है, यहाँ पे जो है अधिक अगर आप पवन चक्कियाँ लगाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका ऊर्जा आपको अधिक प्राप्त होती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पवन चक्की चलाने के लिए जो है 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो बेसिकली जो आपकी पवन चक्की होती है इसको जो है चलाने के लिए जो है पवन की गति यानी आपकी जो हवा की गति है वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट आता है पवन ऊर्जा के लाभ। तो जो आपके पवन ऊर्जा के लाभ होते हैं ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, यानी आपके जो है पर्यावरण में बेसिकली किसी प्रकार की गैसें वगैरह नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत, उत्तम के स्रोत, ठीक है। तो जो आपकी नवीनीकरण ऊर्जा होती है इसका उत्तम स्रोत हो सकता है क्योंकि आप जितने ज़्यादा यहाँ पे पवन चक्कियाँ लगाएंगे उससे जो है उतनी ज़्यादा आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। नेक्स्ट आता है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जो है बार बार खर्चा या लागत न होना। तो जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है या आपकी जो इसको अगर आपको उत्पन्न करना है पवन ऊर्जा से तो यह आपका बार बार खर्चा भी नहीं होगा और लागत भी यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है पवन ऊर्जा की सीमाएं। तो जो आपकी पवन ऊर्जा होती है बेसिकली इसकी सीमाएं क्या क्या होती है। पहला आ जाता है पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता। तो जो आपकी पवन ऊर्जा होता है फार्म होता है इसके लिए जो है आपको भूमि क्षेत्र अधिक चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है लगातार 15-20 किलोमीटर पर घंटे पवन की गति आपूर्ति होना, ठीक है। तो जो आपको जो है यहाँ पे लगातार 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपको यहाँ पे पवन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है आपका अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना। तो जो आपकी प्रारंभिक लागत होती है वो आपकी अधिक होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। ये आपकी इसकी सीमाएं हो जाती है। अगला आ जाता है पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आता है डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। तो यह यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो कौन सा देश को जो है पवनों का देश कहा जाता है। तो आपका जो डेनमार्क होता है इसको पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा जो है विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है, ठीक है। तो जो आपका इंडिया है यानी हमारा देश जो भारत है तो यह आपका जो है पवन ऊर्जा के मामले में आपका जो है 5वां देश होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु से में जो है कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है जो कि आपका 380 मिलियन वोल्ट जो है मिलियन वाट जो है आपका विद्युत उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपका तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट आपका जो है सबसे विशालतम ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह आपका जो है 380 मिलियन वाट आपका जो है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपका वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो जो आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। अभी तो तक हमने पढ़े जो आपके ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, अब पढ़ रहे हैं गैर परंपरागत स्रोत। तो देखिए इसमें आता है प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि है अथवा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका कारण बेसिकली क्या होता है, जीवाश्म ईंधन जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसा कि आपको पता है जीवाश्म ईंधन जैसे मैंने आपको बताया कि सीमित मात्रा में ही आपके उपलब्ध है, ठीक है। इनको बढ़ाया नहीं जा सकता है। यदि वर्तमान दर से हम इनका उपयोग करते रहे तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन की बात करें तो ये बेसिकली अतिशीघ्र समाप्त होने वाले जो आपके ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए
जो है वे लंबे समय तक चल सकें। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन पर अगर आपको निर्भर रहना है तो इस जीवाश्म ईंधन पे आपको बेसिकली इनका यूज कम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो आपके जीवाश्म ईंधन होंगे वो जो है अधिक से अधिक समय तक चल सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पर्यावरण को बचाने व प्रदूषण को कम करने के लिए। तो पर्यावरण को बचाने के लिए बेसिकली अगर जीवाश्म ईंधन का उपयोग अगर आप अधिक करते हैं तो आपको जो है पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान होता है और प्रदूषण आपका अधिक होता है। इसलिए हम जो है पर्यावरण को बचाने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाता है पहला आपका सौर ऊर्जा। यह जो है ऊर्जा का काफ़ी अच्छा स्रोत है और यह जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। सूर्य की ऊर्जा जो है, ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका जो है प्रमुख स्रोत ऊर्जा का होता है। तो सौर ऊर्जा के स्थिरांक की बात करें तो यह आपका होता है 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह आपका जो है, इसको आपने जो है याद यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, तो या आप इसको याद रख सकते हैं 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सौर स्थिरांक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पृथ्वी की सतह पर जो है प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को जो है सौर स्थिरांक कहते हैं। तो जो आपकी पृथ्वी की सतह होती है इस पर जो है प्रति वर्ग मीटर, यानी आपका जो है प्रति वर्ग मीटर होगा, तो उस पर जो है प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में जितनी भी सौर ऊर्जा की मात्रा आती है यानी सौर ऊर्जा आती है उसको जो है सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान जो है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है सौर ऊर्जा युक्ति। तो जो आपकी सौर ऊर्जा युक्ति होती है वो बेसिकली सौर कुकर हो गया, आपका सौर जल तापक हो गया और सौर सेल हो गया। ठीक है, तो इन दोनों की बात करें तो सौर कुकर और जो आपका सौर जल तापक होता है, तो सौर ऊर्जा को जो है ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके जो है उपयोग करना होता है। और जो आपका सौर सेल होते हैं तो बेसिकली सेल से आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपकी सौर ऊर्जा सेल होते हैं ये जो है विद्युत में यहाँ पे रूपांतरित करते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा को एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सौर सेल जो है आपका जो है सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, तो यह आपका आ जाएगा विद्युत में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सौर तापक युक्तियों में। ठीक है, तो जो आपके सौर तापक युक्तियाँ होती हैं, काला पृष्ठ जो है आपकी अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, ये तो हमको पता है ही, और अतः इन युक्तियों में जो है काले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए जो है दर्पणों तथा कांच की शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है पौधा घर प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं और उच्च ताप जो है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जो आपकी सौर की ऊर्जा होती है इसको बेसिकली अगर आपको फोकस करना है तो आपको जो है यहाँ पे दर्पण और जो है कांच की शीट होती है तो इनका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। इससे आपका क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और इससे जो है उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉक्स रूपी सौर कुकर। तो जो आपका बॉक्स रूपी सौर कुकर होता है वह किस प्रकार से होता है, तो इसमें आ जाता है आपका ऊष्मारोधी पदार्थ का बक्सा, यानी ऊष्मारोधी, जिससे क्या होता है ऊष्मा आपकी यहाँ पे ऊष्मारोधी होती है, तो इसका बक्सा लेकर जो है आंतरिक धरातल तथा दीवारों पर काला पेंट करते हैं। ठीक है, तो दीवार पर अगर आप काला पेंट कर देंगे तो बॉक्स को जो है कांच की शीट से ढकते हैं। तो जो आपका बॉक्स होता है इसको बेसिकली कांच की शीट से यहाँ पे ढका जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कांच की शीट से ये बॉक्स आपका ढका गया है। तो इससे आपका जो है उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आ जाता है कि समतल दर्पण को जो है इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश जो है परावर्तित होकर बॉक्स में उच्च ताप बना सके। ठीक है, तो जो आपका सौर ऊर्जा होती है यह आपका जो है अधिकतम जो है यहाँ पे उच्च ताप बना सके, तो इसलिए बेसिकली इसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है। यह जो है 2-3 घंटे में बॉक्स के अंदर का ताप जो होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो आपका बॉक्स रूपी सौर कुकर होता है यह 2-3 घंटे में ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका ताप हो जाता है। तो इसके लाभ आप देख सकते हैं। इसके लाभ आपका जो होता है कोयला पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की यहाँ पे बचत होती है, प्रदूषण नहीं फैलता है। तीसरा आता है खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। अगला आता है एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक से अधिक आप यहाँ पे खाना एक साथ बना सकते हैं। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम की बचत होती है, प्रदूषण नहीं फैलता है और खाद्य पदार्थों में जो पोषक तत्व होते हैं वो भी आपके यहाँ पे नष्ट नहीं होते हैं। तो इसकी हानि की बात करें तो हानियाँ जो है रात के समय में सौर कुकर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सौर कुकर का उपयोग इसलिए नहीं कर सकते हैं रात में क्योंकि जो है रात में आपका सूर्य आता नहीं है तो सौर ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट आता है बारिश के समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सूर्य के प्रकाश का निरंतर समायोजन करना आवश्यक होता है ताकि उसके दर्पण पर जो है सीधा पड़े। तो यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका सूर्य का प्रकाश जो है निरंतर जो है आना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है तलने व बेकिंग हेतु उपयोग नहीं कर सकते। तो जैसा आपको पता है अगर आप
जैसे पकोड़े वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो पकोड़े बना रहे हो तो वो तो उसके लिए आपको जो है इनको तलना पड़ेगा। तो इनको तलने के लिए बेसिकली ये यहाँ पे उपयोग में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनकी जो है टेम्परेचर एक निश्चित होता है, ठीक है, 100 से 140 डिग्री तक होगा। तो इसमें आपका जो है यहाँ पे पकोड़े वगैरह तल आप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका जो है इसकी हानियाँ होती है। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल होता है बेसिकली, शॉर्ट सेल जो है ऊर्जा के सीधे विद्युत सौर ऊर्जा को जो है विद्युत में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट आता है एक प्ररूपी सौर सेल जो है आपका 0.5 से जो है 1 वोल्ट तक आपका जो है ऊर्जा देता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो एक प्ररूपी सौर सेल होता है वो आपका जो है यहाँ पे कितना वोल्ट तक आपका जो है एनर्जी देता है। तो 0.5 से आपका जो है 1 वोल्ट, यानी आधे वोल्ट से आपका जो है 1 वोल्ट तक यह देता है, और जो लगभग आपका 0.7 वाट उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो यह आपका जो है 0.7 वाट तक जो है विद्युत उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों का संयोजित करते हैं तो व्यवस्था जो है सौर पैनल कहलाती है। तो अगर आप बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को जो है संयोजित करते हैं, यानी सौर सेलों को लगाते हैं, तो इनमें जो है यह पैनल आपका जो है सौर पैनल कहलाता है। तो यहाँ से आपको जो है सौर सेल के बारे में जो है पता लग गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सौर जो आपके सोलर सेल होते हैं इसके जो है लाभ क्या क्या होते हैं और हानियाँ जो है क्या क्या हो सकती है। तो जो आपके सौर सेल के लाभ होते हैं, यह आपका जो है कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है, प्रचलन और जो है रखरखाव की लागत आपकी जो है कम होती है। तीसरा आता है, बिना किसी फोकस युक्ति के जो है काफ़ी संतोषजनक कार्य किया जा सकता है, सुदूर स्थानों में भी स्थापित किया जा सकता है, पर्यावरण हितैषी होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है 5 पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। तो ये आपका जो है सुदूर स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। तो जैसा आपने देखा होगा जो गांव होते हैं बेसिकली जहाँ दूर दूर तक बिजली वगैरह नहीं पहुँचती है, तो वहाँ पर जो है सोलर सेल का उपयोग जो है अत्यधिक किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसकी हानियाँ। तो इसकी हानियाँ जो होती है, उत्पादन की प्रक्रिया महंगी होती है, इसमें जो है विशिष्ट श्रेणी के जो है सिलिकॉन की उपलब्धता होती है जो कि आपकी जो है यहाँ पे सीमित होती है। नेक्स्ट आता है सोलर सेल, यानी आपके जो सौर सेल होते हैं इसका जो है परस्पर संयोजित करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा होता है, ठीक है। तो ये आपके जो है 3 यहाँ पे हानियाँ होगी, 5 यहाँ पे इसके लाभ आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सौर सेल के उपयोग। तो जो आपके सौर सेल होते हैं यह मानव निर्मित जो है उपग्रहों में जो है सोलर सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं इनमें जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है सौर सेलों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो आपके कृत्रिम उपग्रह हैं वो अगर अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली उनको जो है उनकी जो है आपको जो है डिटेल चाहिए होगी। तो उस डिटेल को जानकारी के लिए वहाँ पे जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो बेसिकली कहाँ से मिलती है, वो ऊर्जा से वहाँ पे सौर सेलों द्वारा मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका रेडियो तथा जो आपके वेतार संचार यंत्र होते हैं, जैसे सुदूर क्षेत्रों के टीवी होगी, रिले केंद्र, ठीक है, जो आपके रिले केंद्र होते हैं, आकाशवाणी केंद्र, उनमें जो है सौर पैनल का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रैफिक सिग्नल, जो आपके परिकलन तंत्र तथा बहुत से खिलौने होते हैं इनमें जो है सौर सेल का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपके ट्रैफिक सिग्नल होगी, परिकलन तंत्र यानी आपके जो कैलकुलेटर वगैरह होते हैं, तो और बहुत से जो आपके खिलौने होते हैं इनमें जो है सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका समुद्रों से ऊर्जा, ठीक है। तो जो आपकी समुद्री ऊर्जा होती है इसमें 3 टाइप के मुख्यतः होते हैं, एक आता है ज्वरीय ऊर्जा, दूसरा आता है तरंग ऊर्जा, तीसरा आता है महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो जो आपकी ज्वरीय ऊर्जा होती है यह आपका ज्वार भाटे में जो है जल के स्तर को बढ़ने और चढ़ने से जो है ज्वारीय ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, ठीक है। तो जो आपके समुद्र होते हैं बेसिकली इसमें अगर आपका समुद्र का जल ऊपर उठता है और फिर आपका जो है नीचे चलता है, ठीक है, तो ये बेसिकली किसी जो है निश्चित परिस्थिति में होता है, तो इसको जो है यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है समुद्र से आपकी जो है यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है आपका ज्वारीय ऊर्जा का दोहन जो है आपका सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर जो है बांध का निर्माण करके किया जा सकता है, ठीक है। तो जो आपके किसी क्षेत्र में जो है सागर जो आपका सागर होता है तो वहाँ पे जो है आप बांध का निर्माण करके जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है तरंग ऊर्जा। तो तरंग ऊर्जा की बात करें तो समुद्र तट के निकट जो आपके विशाल तरंग होते हैं, ठीक है, समुद्र तट के निकट आपको पता है तरंगें जो है कितनी स्पीड से आती हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो तरंग ऊर्जा से जो आपके टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है सरल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है आपका ताप में अंतर का उपयोग, यानी पृष्ठ जल तथा गहराई जल के ताप का अंतर जो है सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र यानी OTEC में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बेसिकली यह उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट आता है पृष्ठ के जो आपका तप्त जल होता है इसका उपयोग जो है अमोनिया को उबालने में किया जाता है और द्रवों की
जो आपकी वाष्प जनित टरबाइन को यहाँ पे घुमाकर जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। अगला आता है इसकी हानियाँ। तो जो आपकी ज्वरीय ऊर्जा होती है, इसकी क्या क्या हानि होती है, तरंग ऊर्जा की और महासागरीय ऊर्जा की क्या क्या हानियाँ होती है। तो ज्वरीय ऊर्जा की हानि बता दें तो बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जो आपके बांध वगैरह होते हैं वहाँ पे जो है ये आपके बांध क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, यानी आपके सीमित स्थान होते हैं कि कहीं कहीं पर ही आपके जो है बांध होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो है पूरे देश में या पूरे पृथ्वी में आपके जो है बांध यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका तरंग ऊर्जा का जो है व्यवहारिक उपयोग वहाँ संभव है जहाँ तरंगें अत्यंत प्रबल होती हैं। तो जो आपकी तरंग ऊर्जा है, ऐसा नहीं कि सभी जगहों पर जो है तरंग ऊर्जा जो है संभव हो। तो यहाँ पे जो है जहाँ पे तरंग ऊर्जा जो है अत्यधिक प्रबल होती है यानी अत्यधिक स्ट्रांग होती है, तो वहीं पे जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इसकी हानि हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है महासागरीय तापीय ऊर्जा का दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन जो है अत्यंत कठिन होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो भू का अर्थ है धरती और तापीय का अर्थ है ऊष्मा। ठीक है, तो बेसिकली भू यानी धरती की ऊष्मा। तो पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब भूमिगत जल जो है तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो जो है भाप उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब भूमिगत जल जो होता है आपका या अगर गर्म स्थलों के संपर्क में आता है तो वहाँ पे जो है भाप उत्पन्न हो जाती है और यह भाप जो है चट्टानों के बीच में फंस जाती है और इसका दाब बढ़ जाता है, जिससे उच्च दाब पर भाप जो है पाइपों द्वारा यहाँ से निकल जाती है जो टरबाइन को घुमाती है और जो है विद्युत उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। तो जो आपकी भूतापीय ऊर्जा है इसके लाभ आपके क्या क्या होते हैं, तो इसके द्वारा जो है विद्युत उत्पादन की लागत आपकी अधिक नहीं होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये, और इससे जो है प्रदूषण नहीं होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसकी हानियाँ जो आपकी होती हैं तो भूतापीय ऊर्जा है सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तप्त स्थलों की गहराई में जो है पाइप पहुँचना मुश्किल और महंगा होता है। ठीक है, तो जो आपके तप्त स्थल होते हैं यानी आपके जो गर्म स्थल होते हैं यहाँ पे बेसिकली जो पाइप होते हैं इनको पहुँचाना मुश्किल होता है और जो इसकी कॉस्ट होती है आपकी अधिक होती है। ठीक है, तो ये दो आपकी हानियाँ होती हैं। अगला आ जाता है न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति आपकी संयंत्र कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है नाभिकीय ऊर्जा। तो जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान जो है ऊर्जा मुक्त होने वाली ऊर्जा को जो है यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय अभिक्रिया अगर आपकी होती है तो वहाँ पे जो है जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो यह ऊर्जा आपकी जो है दो प्रकार की होती है। पहले हो गया नाभिकीय विखंडन, दूसरा आ गया आपका नाभिकीय संलयन। तो पहला आता है नाभिकीय विखंडन। तो जैसा कि आपको पता है विखंडन का अर्थ क्या होता है, टूटना। ठीक है, तो जो आपका विखंडन का अर्थ होता है टूटना, तो नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसा आपका यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया और जो थोरियम होता है, इसमें जो है नाभिक को जो है निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपके नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में जो है आपके भारी परमाणुओं को यहाँ पे जो है नाभिक को उसमें जो है निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन से बमबारी कराए जाते हैं और इसको जो है हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो आपकी विशाल मात्रा में जो है ऊर्जा मुक्त होती है, यानी आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ऊर्जा जो है मुक्त होती है। नेक्स्ट आता है यूरेनियम 235 का प्रयोग जो है छड़ों के रूप में जो है नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन की तरह होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यूरेनियम 235 का उपयोग आपका जो है छड़ों के रूप में जो है नाभिकीय संयंत्रों में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कार्यशैली। तो इसकी कार्यशैली जो आपकी होती है, तो इसकी कार्यशैली होती है नाभिकीय संयंत्रों में जो है नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया के एक भाग होते हैं। इसमें जो है नियंत्रित दर पर जो है ऊर्जा मुक्त होती है और इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग जो है भाप बनाकर विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कार्यशैली होती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र, तो बेसिकली जो भारत में किस जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो ये आपको दिखाए गए हैं। पहला आता है तारापुर। ठीक है, तो तारापुर महाराष्ट्र में आपका नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। दूसरा आता है राणा प्रताप सागर राजस्थान। तीसरा आता है कल्लपक्कम, ये आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद आता है नरोरा उत्तर प्रदेश। उसके बाद काकरापार गुजरात। उसके बाद केगा कर्नाटक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तारापुर हो गया टी, राणा प्रताप सागर हो गया आर, उसके बाद के एन के सी। ठीक है, तो आपका TRKNKC। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे है, तो आप जो है इसको यहाँ पे याद रख सकते हैं, TRKNKC। ठीक है, TRKNKC। तो ये आपके जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन की बात करें
तो जो आपके दो हल्के नाभिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसको छोड़कर जो है एक भारी नाभिक जो आपका हीलियम हो गया, इसका बनाना जो है जिसमें भारी मात्रा में आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन कहलाती है। तो संलयन का मतलब बेसिकली यह होता है आपका जोड़ना, ठीक है। तो किसी भी दो नाभिकों को आप जोड़ा जाता है तो उनको जो है संलयन कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का एक नाभिकीय है और दूसरा नाभिक आपका यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका जो है यहाँ पे हीलियम का यहाँ पे एक परमाणु बनाते हैं, तो इससे जो है आपकी यहाँ पे एक तो आपका हीलियम का परमाणु बनेगा और यहाँ पे जो है ऊष्मा भी आपकी यहाँ पे रिलीज होती है। तो नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहला पॉइंट ये आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा सूर्य तथा अन्य तारों की जो है विशाल ऊर्जा के स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। तो जो आपके सूर्य होते हैं और या अन्य तार होते हैं, तो इनकी जो है विशाल ऊर्जा का स्रोत जो होता है आपका नाभिकीय संलयन होता है। तो सूर्य में बेसिकली आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत जो है मुख्य रूप से क्या है, तो ये आ जाएगा आपका नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका सूर्य तथा हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होती है। तो जो आपका हाइड्रोजन बम अभी जो है यहाँ पे परमाणु सिद्धांत पे जो है कई देश इस पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका हाइड्रोजन बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बम में जो है आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर यह आपका आधारित होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आ जाता है लाभ। तो इसके लाभ आपके क्या क्या होते हैं, तो जो आपके नाभिकीय ईंधन की अल्प मात्रा के विखंडन से आपकी ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट आता है CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न नहीं होती है। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें होती हैं जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो वैसी गैसें आपकी इसमें उत्पन्न नहीं होती है। तो इसकी हानियाँ देखते हैं। जो आपकी नाभिकीय संलयन की हानियाँ, इसमें जो है नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों से प्रतिष्ठापक की अत्यधिक लागत होती है, ठीक है। तो नाभिक विद्युत संयंत्रों की से जो है इनकी लागत अत्यधिक होती है। दूसरा आता है नाभिकीय विकिरण में के रिसाव का डर बना रहता है। तो जो आपके नाभिकीय विकिरण होते हैं इसके रिसाव का बेसिकली यहाँ पे डर बना रहता है, ठीक है। तो ये आपकी हानि होती है। तीसरा आता है आपका नाभिकीय अपशिष्ट, जो आपके समुचित भंडारण तथा निपटारा न होने की अवस्था में पर्यावरण प्रदूषण का खतरा, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसका पर्याप्त भंडारण नहीं होगा, अगर इसका संग्रहण नहीं किया जा सकेगा, तो जो है इससे पर्यावरण प्रदूषण को खतरा बढ़ जाता है। अगला आता है यूरेनियम की सीमित उपलब्धता। तो जो आपका यूरेनियम होता है, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में जो आपका मान सकते हैं कि ऊष्मा का बेहतरीन स्रोत है, तो इसकी जो है यहाँ पे कम उपलब्धता है, तो इसी कारण जो है इसकी ये एक हानि हो सकती है, ठीक है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट आता है आपका पर्यावरण विषयक सरोकर। तो इसमें जो है किसी भी प्रकार की ऊर्जा का जो है अधिक प्रयोग करने से वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः ऐसे में ऊर्जा स्रोत का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो जो आपके ऊर्जा स्रोत होते हैं इनको जो है ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो इनमें बेसिकली आपकी जो है ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो, तो ये बेसिकली आपको जो है चीज़ें याद में ध्यान में रखनी चाहिए। जो आपकी ऊर्जा है उसको प्राप्त करने में सरलता होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, और जो ऊर्जा स्रोत से जो है ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता हो, यानी आपको जो है प्रॉपर मात्रा में यहाँ पे जो है ऊर्जा मिलनी चाहिए। दूसरे शब्दों में ऊर्जा का कोई भी स्रोत जो है पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं है, ठीक है। तो जो आपका ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं ये कोई भी आपके जो है प्रदूषण मुक्त नहीं होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि कोई स्रोत जो है दूसरे स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है, ठीक है। तो कोई भी स्रोत जो है होते हैं आपके, वो जो है दूसरे स्रोत की अपेक्षा जो है अत्यधिक स्वच्छ होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका जो यहाँ पे कह सकते हैं। अगला आता है उदाहरण। तो इसके उदाहरण यहाँ पे जैसे सौर सेल हो गया, तो इसका वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त है, परंतु यह हो सकता है कि युक्ति के संयोजन में जो है पर्यावरण क्षति हुई हो, ठीक है। तो बेसिकली जो किसी भी प्रकार की अगर आपको जो है ऊर्जा उत्पन्न करनी है, तो वहाँ पे जो है किसी न किसी प्रकार का आपको जो है नुकसान देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप सौर सेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है इसके अगर इसका जो है यहाँ पे यूज होता है तो बेसिकली यह आपका प्रदूषण मुक्त होता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि जब आप उस सौर सेल की युक्ति को संयोजन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हो सकता है पर्यावरण को वहाँ पे क्षति हुई हो। नेक्स्ट आता है कोई भी ऊर्जा स्रोत हमारे लिए जो है कब तक बना रह सकता है, ठीक है। तो इसको पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका ऊर्जा स्रोत यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनके जो है दो यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं। पहला आता है सामान्य स्रोत, दूसरा आता है नवीनीकरण स्रोत। तो यहाँ से जो आपके सामान्य स्रोत यानी आपके जो अनवीनीकरण स्रोत होते हैं, ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, तो इनमें वे स्रोत होते हैं जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, जैसा आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला ईंधन हो गया, ठीक है। तो ये आपका अनवीकरण स्रोत हो जाएंगे। तो जो आपके नवीकरण स्रोत होते हैं इनमें जो है ऊर्जा के स्रोत जिन्हें जो है पुनर्जनन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो है अत्यधिक मात्रा में हम जो है इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके जो है लंबे समय तक समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो इनमें आ जाती है आपकी पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो जैसे आपको पता है पवन तो पृथ्वी में रहेगी, जल भी रहेगा जब तक मनुष्य
जब तक ये रहेंगे तो मनुष्य रहेगा, तो मनुष्य रहेगा तो मनुष्य जो है इसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यही आपका जो है यहाँ पे आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है ऊर्जा का स्रोत जो आपका चैप्टर था, ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो मैं आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो कोयला पेट्रोलियम हो गया। दूसरा, अच्छे ईंधन की 2 विशेषताएं, कम लागत हो, ठीक है, अच्छे से आसानी से प्राप्त हो, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है ये भी बता दिया है। नेक्स्ट आ जाए, वनों पवनों का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी बता दिया है, डेनमार्क यहाँ पे बताया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका, सीएनजी तथा एलपीजी को विस्तार पूर्वक कीजिए। तो जो आपका सीएनजी होती है क्या होती है, और एलपीजी क्या होती है, ये भी आपको जो है उम्मीद है दोस्तों आपको पता होगा। अगला आता है, सौर सेल के मुख्य अवयव क्या होते हैं। तो सौर सेल के मुख्य अवयव आपके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आपके सेल हो सकते हैं, सेल जो आपकी यहाँ वहाँ पे युक्ति होती है, सोलर प्लेट होती है, तो ठीक है ये आपके हो सकते हैं। ईंधन क्या है ये भी बताया हुआ है। चारकोल कोयले से किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी वायु की उपस्थिति में आप जो है गर्म करते हैं। नेक्स्ट है, बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों क्यों कहा जाता है ये भी आप जो है आंसर दे सकते हैं। ईंधन की बचत के लिए जो है खाना बनाने के लिए हम किस युक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ईंधन की बचत के लिए बेसिकली खाना बनाने के लिए आप जो है यहाँ पे गोबर गैस का उपयोग कर सकते हैं, यानी आपका जो है बायोगैस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अगले सेशन के साथ, अगले धमाकेदार सेशन में। ठीक है, तो तब तक जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, अच्छी तरह से कीजिए। और मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाऊंगा, उनको जो है ज़रूर देखिए, उससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी।